जब हम अपनी थाली में सब्जी देखते हैं तो अक्सर हम ये सोचते ही नहीं कि इसके पीछे कितनी साइंस, कितनी रिसर्च और कितनी प्लानिंग छुपी होती है। आज के टाइम में जब क्लाइमेट चेंज, न्यूट्रिशन और फार्मर की इनकम सब एक साथ चैलेंज बन गया है, तब वेजिटेबल रिसर्च एग्रीकल्चर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिलर बन चुका है। आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर सुधाकर पांडे से, जो ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ जुड़कर वेजिटेबल साइंस, क्लाइमेट रेजिलेंट फार्मिंग और फार्मर ओरिएंटेड टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं। ICAR भारत का सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल रिसर्च नेटवर्क है, जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन से लेकर आज की फूड सिक्योरिटी तक देश को मजबूत बनाया है। इसी कॉन्टेक्ट के थ्रू IIVR वाराणसी और IARI दिल्ली जैसे कई इंस्टीट्यूशंस ने वेजिटेबल की हाई यील्ड, डिसीज रेजिस्टेंस और क्लाइमेट टॉलरेंट वैरायटीज डेवलप की हैं, जिससे आज लाखों किसानों को डायरेक्ट फायदा मिल रहा है। डॉक्टर पांडे का काम खासकर सब्जियों की बेहतर वैरायटीज, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, न्यूट्रिशन रिच लोकल वेजिटेबल्स, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट पर केंद्रित रहा है। उनकी रिसर्च का मेन गोल यही रहा है कि कम जमीन, कम पानी और बदलते मौसम में भी किसान स्टेबल इनकम कमा सके। आज के कन्वर्सेशन में हम उनसे समझेंगे वेजिटेबल फार्मिंग का फ्यूचर क्या है, क्लाइमेट चेंज के टाइम में किसान कैसे अडेप्ट करे, पॉली हाउस और नेट हाउस फार्मिंग कब और कैसे प्रॉफिटेबल होगी, और कैसे साइंस और पॉलिसी मिलकर फार्मर की इनकम और देश की न्यूट्रिशन सिक्योरिटी दोनों को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नैना त्यागी और आप देख रहे हैं हिडन रिसर्च। जैसे कि आप जानते हैं, हिडन रिसर्च का प्रयास है साइंटिस्ट और प्रोफेसर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना और उनकी रिसर्च को आप तक पहुंचाना। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हमारे साथ हैं सुधाकर पांडे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, सबसे पहले आप अपनी एकेडमिक जर्नी के बारे में बताइए, कहाँ से अब उसकी शुरुआत हुई और यहाँ तक का सफर कैसा रहा? मेरी जो प्राथमिक स्कूल से लेके कक्षा 12 तक की पढ़ाई है, ये हमारे गांव में ही हुई है। मैं एक किसान के घर पैदा हुआ और खेती किसानी हमारे घर में बहुत पहले से होती रही है जी। और मैं उसी बैकग्राउंड का रहा। अपनी कक्षा 12 की परीक्षा पास करने के बाद मैं जो है आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 1987 में BSc AG प्रारंभ किया और वहाँ 1998 तक मैं जो है PhD करके वहाँ से निकला और उसी साल हमारा जो है एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज में जो है चयन हुआ। और चयन होने के बाद मैं अपनी जो शोध की सारे काम है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी से प्रारंभ किया। वहाँ पे लगभग 24 साल काम करने के बाद मैं यहाँ पे अभी वर्तमान में ADG हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में, जिसमें मैं फूलों पे, सब्जियों में, मसालों में, मशरूम में और जो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स पे जो देश में रिसर्च हो रहा है, हमारे जो संस्थान काम कर रहे हैं या भारत सरकार की जो पॉलिसी है उसका कोऑर्डिनेशन, उसका मैनेजमेंट, उसकी मॉनिटरिंग, ये सारे काम इस समय हमारे जिम्मे हैं, जिसको हम अच्छी तरह से कर रहे हैं और आने वाले समय में करने की कोशिश भी करेंगे। जी सर, अगर हम आपकी लाइफ जर्नी को शुरू से देखें तो बचपन से ही आपका रुझान किसान, कृषि और इन सब की तरफ था या वो टाइम के साथ साथ ऐसे बढ़ते चला गया? नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जब कक्षा 10 मैंने पास किया, उस समय कक्षा 10 हमारा जो पास करने के बाद ही एक प्लेटफॉर्म मिल सकता था। उस समय हम साइंस की तरफ जा सकते थे या दूसरे विषय की तरफ जा सकते थे, लेकिन मैं कक्षा 10 के बाद ही जो है कृषि विषय को चयनित किया अपने पढ़ाई के लिए और कक्षा 11-12 भी मेरा जो है वो कृषि विषय से ही मैंने पास किया। इसलिए मेरा रुझान उस समय ही बन गया था, क्योंकि हमारे क्षेत्र में एक बड़ा कृषि का जो स्कूल था उसमें बहुत सारे ऐसे लोग आगे पहले से आ चुके थे जिनको देख के हम लोग भी प्रेरित होते थे, इसीलिए कृषि की तरफ रुझान बढ़ा। और दूसरा जो है हमारा जो बैकग्राउंड था वो भी हमारा क्योंकि किसानों का था, एक कृषि परिवार में मैं पैदा हुआ था, इसलिए कृषि की तरफ रुझान मेरा ज़्यादा था।
सर करियर के इनिशियल ईयर्स में आपका मेन स्ट्रगल क्या रहा? करियर के जब हम लोग, क्योंकि एक हिंदी माध्यम से पढ़े हुए विद्यार्थी थे, कक्षा 12 तक हिंदी माध्यम से पढ़ा, और जैसे ही हम बीएससी एजी में जो है एडमिशन लिए, उसके तुरंत बाद जो है वहाँ से सारे कोर्सेज हमारे इंग्लिश में पढ़ाना शुरू हो गया। कक्षा 10 तक हमने इंग्लिश पढ़ा, फिर 11-12 में छूट गया था। तो सबसे बड़ा स्ट्रगल जो यूनिवर्सिटी में जाते हुआ कि सारे कोर्स इंग्लिश में हो गए, हम लोगों को सारी बातें इंग्लिश में पढ़ाई जाने लगे। तो उसको समझना, उसको ट्रांसलेट करना, फिर उसको हिंदी में समझ के फिर अच्छे जो है तरह से उसको रिप्लाई करना, खासकर एग्जामिनेशन में एक बड़ा स्ट्रगल ये रहा। दूसरा, हम लोगों का बैकग्राउंड क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का था, तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोग जानते भी नहीं थे। तो विश्वविद्यालय में जाने से हमारी अवेयरनेस बढ़ी, और वहाँ जाने के बाद हमने जो है बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखी जो पहले हमको नहीं पता थी। तो वो भी एक स्ट्रगल का पार्ट था। अन्यथा हम लोग पहले से अगर ऐसा कुछ रहता तो इंग्लिश में पढ़ाई करके जाते तो सारा अच्छी तरह से बेहतर तरीके से स्मूथली चलता। तो मेन स्ट्रगल जो है यही था। बाकी सारी चीज़ें जो थी, क्योंकि उस समय विश्वविद्यालय में इतने कम पैसे में पढ़ाई हुआ करती थी कि हम लोगों को वो कोई ज़्यादा बर्डन नहीं लगा कि घर से बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत हो या कोई धन की कोई समस्या सामने दिखी। वो ज़्यादा कृषि विश्वविद्यालय में उस समय नहीं थी। जी सर, जब आप ICAR जैसे बड़े सिस्टम का हिस्सा बने तो आपकी सोच में क्या बदलाव आया? मतलब ग्राउंड रियलिटी को देखने का नजरिया बदला या फिर चीज़ें वही रही? नहीं, बहुत सारा परिवर्तन आया, क्योंकि एक तो बड़ा प्लेटफॉर्म मिला काम करने का। मेरी MSc और PhD दोनों क्योंकि सब्जी पे ही थी। मैंने अपनी MSc में भी जो हमारी थीसिस थी वो टमाटर पे थी, और PhD में भी हमारी जो थीसिस थी वो टमाटर पे थी। तो मेरा जो मेन था कि मैं सब्जी पे ही ज़्यादा आगे अपने काम को, शोध काम को बढ़ा पाऊँ, शोध कार्य को। तो वो मौका मुझे ICAR ने दे दिया, और मेरी पहली जो नियुक्ति हुई वो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में हो गई। तो मेरे लिए एक बड़ी सौभाग्य की बात थी, और वहीं से मैंने अपना कैरियर जो है शुरू किया। तो वहाँ तो मैं टमाटर पे काम नहीं, वहाँ पे मैं कद्दू वर्गीय सब्जियों पे अपना ज़्यादा कार्यक्रम शुरू किया। लेकिन क्योंकि हमारा बैकग्राउंड सब्जी का ही था, इसलिए वहाँ जाके मुझे काम करने का बड़ा अवसर मिला। और क्योंकि वो संस्थान जो होता है वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, हमारे बहुत सारे किसान आते हैं, जो किसानों का विजन था वो जो है वहाँ देखने को मिला, और किसानों की क्या आवश्यकता है, क्या मांग है, वो सब जब हम जान पाए कि इस तरह से हमको कार्य करना है, तो अपने पढ़ाई के समय कार्य करना और जब हमने अपनी नौकरी शुरू की तो दोनों में थोड़ा सा अंतर था। क्योंकि उस समय मुझे पता चल गया कि आगे हमको अपने शोध को कैसे ले जाना है, कैसे हमको अपने रोड मैप बनाने हैं, किसानों की क्या जरूरत है, इंडस्ट्री की क्या जरूरत है, और जो खाने वाले हैं उनकी क्या जरूरत है। तीनों को समन्वय करके हमको चलने की जरूरत पड़ी। तो फिर हमारा जो रिसर्च करने का तरीका था उसमें काफी परिवर्तन हुआ, हमारी सोच में भी काफी परिवर्तन जी हुआ। सर, जब आप अपनी पूरी जर्नी को देखते हैं स्टूडेंट से एक साइंटिस्ट तक की, तो कौन सा फेज आपके लिए सबसे ज्यादा लर्निंग फेज रहा? मेरे लिए देखिए दोनों लर्निंग फेज रहा, क्योंकि जो विद्यार्थी का जीवन होता है वो सबसे ज्यादा लर्निंग फेज होता है, जो मैं मानता हूँ। उस समय हमको दोनों तरह की पढ़ाई होती थी। जब हम लोग अपने विश्वविद्यालय में थे, हमारी थ्योरेटिकल भी चलती थी और हमारा प्रैक्टिकल भी चलता था। तो वहाँ जो हमने सीखा, और क्योंकि वहाँ बहुत सारे ऐसी चीजें होती थी कि जिसके लिए हमको बहुत सारे हाई एंड इक्विपमेंट्स ये सब नहीं मिलते थे काम करने का, उसको मैं थ्योरेटिकली देखता था। फील्ड में जो काम करना होता था उसको मैं प्रैक्टिकली वहाँ सीखा था। लेकिन जो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स के काम थे, जैसे बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो काम था, मार्कर से रिलेटेड जो काम था, या बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट एनालिसिस की बात थी, ये सब सारे जब हम अपने संस्थान में गए तो वहाँ पे क्योंकि हाई एंड इक्विपमेंट्स बहुत सारे थे, बहुत अच्छी एक शोध की फैसिलिटी जिसको कहते हैं लेबोरेटरी थी, वहाँ जाके जो हम थ्योरेटिकली बहुत सारी चीजें जानते थे उसको जाके हमने प्रैक्टिकल रूप में देखा। और वहाँ जाने से तो थ्योरी और प्रैक्टिकल का जो है एक बड़ा कॉम्बिनेशन मिला, जिससे आगे अपने शोध को जो है आगे ले जाने में काफी मदद मिली। जी सर, जब सब्जी उगाने वाले किसान सबसे ज्यादा परेशान आज के टाइम में मौसम की वजह से हैं, आपके हिसाब से क्लाइमेट चेंज का वेजिटेबल फार्मिंग पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? देखिए, अभी के समय में और आने वाले समय में भी क्लाइमेट चेंज जो है एक बड़ी चुनौती है। ये वैज्ञानिकों के लिए भी है, किसानों के लिए भी है, और
कहीं कहीं अपॉर्चुनिटी भी है, जी। कहीं कहीं चैलेंज भी है, तो कहीं कहीं अपॉर्चुनिटी है। जो मुख्य चैलेंज इसमें आ रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की बात जब हम कर रहे हैं, तो जो सब्जियों के लिए देखा जा रहा है, तो तापमान की जो शिफ्टिंग हो रही है। जी। जैसे एक उदाहरण के रूप में आपको बताऊं कि फरवरी के महीने में पहले हम लोग बहुत सारे सब्जियों की बुआई कर देते थे उस समय, जी। खासकर जो कद्दू वर्गीय सब्जियां होती थी। उस समय तापमान जो होता था वो लगभग एक सामान्य रूप से फरवरी में हो जाता था और एकाएक नहीं बढ़ता था। जी। आज के समय में जो हम देख रहे हैं कि फरवरी का जो महीना होता है उसमें कभी कभी बड़ी ठंड भी होती है और तापमान जैसे बढ़ता है तो एकाएक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर उसमें मौका नहीं मिलता किसानों को, खासकर अपनी सब्जियों को संभालने के बारे में। या तो जल्दी उसमें फ्लावरिंग हो जाएगी। दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या हम लोग देख रहे हैं कि बेमौसम बरसात का, अतिवृष्टि अनावृष्टि जिसको हम कहते हैं, बेमौसम बरसात हो जाती है। जब बरसात होती है तो एकाएक बहुत ज्यादा बरसात हो जाती है। गर्मी भी जब पड़ती है तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो ये सारी समस्याएं जो है सब्जियों की खेती के लिए, क्योंकि सब्जियां जो है, बहुत सारी सब्जियां जो है तापमान से या मौसम के उससे, खासकर ज्यादा पानी हो जाए, इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होती है, बहुत सेंसिटिव होती है। तो ये जो चैलेंजेज है किसानों के लिए बहुत बड़े चैलेंजेज हैं कि उसमें पौधे उनके खत्म हो जाते हैं। दूसरा, जब मौसम परिवर्तित हो रहा है तो जो हमारे बहुत सारे कीट और बीमारियां हैं, इनका प्रकोप भी साथ साथ बढ़ रहा है। जो कुछ ऐसे कीट, नए नए कीट आ रहे हैं जो पहले नहीं कभी देखे गए, वो क्लाइमेट चेंज की वजह से भी आ रहे हैं। वो पहले कभी कम हुआ करते थे, अभी वो कभी एकाएक बढ़ गए। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में बताऊं, मैंगो मिलीबग कभी सब्जी में नहीं लगता था, लेकिन अभी मैंगो मिलीबग का प्रकोप जो है वो सब्जियों में भी होने लगा है, जिसके वजह से इस तरह की जो समस्याएं आ रही हैं उससे भी हमको जो है ये बहुत सारी समस्याएं क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है। तो इस पे ज्यादा ध्यान देने की समय जरूरत है, जिससे आने वाले समय में किसानों को, क्योंकि ये प्रिपेयर्डनेस अगर नहीं होगी, आज से नहीं हम करेंगे, तो आने वाले समय में परिवर्तन और होने की संभावना है। उस समय जो है अगर हम एकाएक कुछ करना चाहेंगे तो संभव नहीं होगा। जी सर, ऐसे बदलते मौसम में किसानों को कौन सी सब्जियों को प्रायोरिटी देनी चाहिए जो कंपैरेटिव कम रिस्क वाली हो? देखिए, किसानों के लिए ऐसे कह देना कि ये सब्जी जो है उनके लिए कम रिस्क वाली होगी प्रायोरिटी, क्योंकि जो भी किसान सब्जी की खेती करता है उसके लिए उसका पहला मूल मंत्र होता है, अगर वो कमर्शियल खेती कर रहा है तो उसको होता है कि उसको लाभ मिलना चाहिए। लाभ उसी सब्जियों में मिलता है जिस सब्जियों की मांग ज्यादा होती है। तो किसान अपने लाभ के अनुसार ही सब्जी की खेती करता है। तो जो भी सब्जी की खेती किसान कर रहा है उसमें उसको देखना है कैसे क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसमें कौन कौन सी ऐसी तकनीकी आज के दिन में उपलब्ध है, उस तकनीक का प्रयोग करके किसान उस सब्जी को उगाए। तो हम ये नहीं कहते, बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जिसमें क्लाइमेट का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में बताऊं, बहुत नई सब्जी है जिसको हम कलमी साग बोलते हैं, कलमी साग बोलते हैं, जो कि साग के रूप में प्रयोग होता है। स्थानीय भाषा में ही उसको कलमी साग बोला जाता है। अगर उसको अंग्रेजी में हम बोले तो उसको हम जो है पहले करमुआ कहते थे। कलमी साग को इसमें हिंदी में स्थानीय भाषा में करमुआ कहते हैं। इसको किसी स्टेट में उगाया जाता है? इसको पहले जो है ये ऐसे स्थान पे होता था जहाँ पानी बहुत होता था, पानी में होता था, या तो जहाँ पे कीचड़ की तरह वेटलैंड जो होता था वहीं पे होता था। लेकिन अभी ऐसी तकनीक इसमें आ गई, ऐसी प्रजाति का इसमें जो है विकसित कर दी है, इसको हम सामान्य रूप से जैसे जमीन पे खेती करते हैं और फसलों की वैसे खेती शुरू होगी। तो क्लाइमेट चेंज के लिए आप देखिए एक बड़ी क्रॉप जो है, जैसे हम अगर आप देखिए पत्ती वाली सब्जियों में कौन कौन सी सब्जियां हम खाते हैं, तो उसमें मुख्य रूप से पालक खाते हैं, हम अमरंथस का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा दूसरी सब्जी के रूप में मेथी खाते हैं। इन सब्जियों के साथ साथ कलमी साग भी, करमुआ भी इस समय एक बड़ी सब्जी के रूप में जो है, और उसकी एक काशी दिव्या एक प्रजाति है जो वहां से बनारस से निकाली गई है। इसको हम 45 डिग्री टेम्परेचर पे भी ले जा सकते हैं, पानी बरस जाए तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और तापमान बहुत कम हो जाए, अगर तापमान 1 डिग्री 2 डिग्री भी हो जाए उस समय भी ये पूरी तरह से चलता रहता है। इसको किसी भी मौसम में खाया जा सकता है। और सबसे बड़ी है कि इसको आप गमले में भी उगा सकते हो, खेत में सामान्य रूप से जमीन पे भी उगा सकते हो, कहीं अगर पानी भर गया वहां भी डाल दो वहां भी उगा सकते हो। तो ऐसी एक सब्जी है जिसको हम कई रूप से और कई प्रकार से उगा सकते हैं, जिसका क्लाइमेट चेंज पे भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आने वाले समय में, और इसमें जो पोषक तत्व हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं।
जो हमारे जिंक है, फास्फोरस है, आयरन है, ये सारे फोलिक एसिड है, ये सारे पोषक तत्व इसमें काफी मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसका भी प्रयोग जो है, मतलब ये एक क्लाइमेट रेजिलेंट प्रजातियां हैं। दूसरी हमारी बहुत सारी ऐसी कुकरबिट्स की माइनर प्रजातियां हैं जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, जिन पे ज्यादातर क्लाइमेट का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आपको मैं बताऊं, स्वीट गार्ड बोलते हैं उसको। जी। कौन सी वेजिटेबल्स प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में सबसे ज्यादा सेफ और प्रॉफिटेबल होती हैं बिगिनर्स के लिए? नहीं, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, देखिए प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का थोड़ा सा हमको ये समझने की जरूरत है। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन 2-3 तरह से होती है। एक तो होता है कि जो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो पूरी तरह से ऑटोमेटेड होगा, उसमें हम तापमान भी सही कर सकते हैं, उसमें हम पानी की भी जितनी आवश्यकता है उतना दे सकते हैं। कुछ हमारे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें केवल हम सिंपल शेड नेट का प्रयोग करते हैं या तो जालीदार कपड़ों का प्रयोग करते हैं, लो टनल्स का भी प्रयोग करते हैं। तो अलग अलग स्थानों पर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन अलग अलग तरीके से होती है। लेकिन मुख्य रूप से अगर इसमें देखा जाए तो सब्जियों में एक तो हमारी जो कैप्सिकम होती है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा जो पार्थिनोकार्पिक कुकुम्बर होता है जी, जिसमें सीडलेस कुकुम्बर हम कहते हैं, उसका प्रयोग हम करते हैं। और चेरी टोमेटो या टमाटर, दोनों तरह के टमाटर का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये 3 क्रॉप ऐसी है, अगर बिगिनर कोई है, कोई फार्मर्स है, तो वो हमको लगता है इस 3 क्रॉप से स्टार्ट कर सकता है। खीरे में खासकर उसको ये जरूर कहना है कि उसमें पार्थिनोकार्पिक खीरा ही उसके लिए जब भी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में जाए तो लगाए। दूसरा जो लो टनल्स में हम करते हैं, तो जो भी जाड़े वाली सब्जियां हैं जो कि जाड़े से शुरू होती है और गर्मी में उसका उत्पादन शुरू होता है, तो लो टनल्स भी बना के हम अगेती खेती के लिए जैसे मैं आपको बताऊं, समर स्क्वैश है जिसको हम छप्पन कद्दू बोलते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, बुश टाइप का ये पंपकिन होता है, उसकी खेती करने के लिए लो टनल्स का बहुत प्रयोग करते हैं। पूरे राजस्थान में आप चले जाइए तो लो टनल्स में समर स्क्वैश की खेती करते हैं। उसमें पहले ही लगा देते हैं, अक्टूबर-नवंबर में लगा देते हैं पौधा, उसके अंदर जम जाता है। लो टनल्स का प्रयोग करके उसको ढक के रखते हुए, जैसे हमारा फरवरी में तापमान थोड़ा सा बढ़ता है, उसी समय लो टनल्स को खोल देते हैं, उसमें पैदावार शुरू हो जाती है। तो जो पैदावार हम देर से लेना चाहें, उसमें जल्दी लेना चाहें कद्दू वर्गीय सब्जी को, उसको ले आते हैं। दूसरा, हम जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में आजकल नर्सरी का भी प्रयोग बहुत करते हैं, नर्सरी उगाने का काम करते हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों को अगर खेतों में आप लगाओगे तो वो फरवरी के महीने में आप उसमें बुआई करोगे खेत में। लेकिन अगर उसकी नर्सरी हम प्रोटेक्टेड कंडीशन में तैयार कर ले, सीड जो है आजकल प्रोट आती है, उसमें आप एक एक सीड डाल देते हैं। आपकी 1 महीने पहले आप जनवरी में अगर इसको डाल दें तो फरवरी में आपकी पौध रोपण के लिए तैयार हो जाती है। 1 महीने की बचत हम कर लेंगे। तो फरवरी महीने में अगर हम उसको रोपित कर देते हैं तो मार्च लास्ट में या अप्रैल फर्स्ट वीक में हमको उसकी पैदावार मिलने लगेगी, जो पैदावार हमारी और 15-20 दिन लेट मिलती। उसके वजह से क्या होगा, किसान को कम से कम 10 से 15 रुपए प्रति किलोग्राम या उससे भी ज्यादा, कुछ फसलों में उससे भी ज्यादा लाभ मिलेगा। तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के में आजकल नर्सरी का भी जो है उत्पादन बहुत किसान जो है करने लगे हैं, और केवल अपनी खेती के लिए नहीं कर रहे हैं। कुछ किसान ऐसे हैं जो कि एक बिजनेस के रूप में प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में नर्सरी की पैदावार करके दूसरे किसानों को भी सप्लाई करके उससे भी पैसा कमा रहे हैं। तो एक बिजनेस स्ट्रक्चर जो है आज के समय में निकल के नया आ रहा है। और केवल कद्दू वर्गीय सब्जियों की करते हैं अगेती फसल लेने के लिए, इसके अलावा दूसरी सब्जियों की भी कर रहे हैं, टमाटर की कर रहे हैं, मिर्च की कर रहे हैं, बैगन की कर रहे हैं। उसको इसलिए करते हैं कि उसमें एटलीस्ट 1 महीना किसान किसी भी प्रकार के इंसेक्ट या बीमारी को लगने से उसके अंदर बचा सकता है। शुरू में अगर उस स्वस्थ पौधा हमारा होगा, जैसे कहा जाता है कि अगर स्वस्थ पौधा है तो आगे आने वाले पौधे भी स्वस्थ होंगे और उससे ज्यादा जो है आपको बढ़वार मिलेगी, ज्यादा पैदावार मिलेगी। तो इसके लिए भी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का प्रयोग काफी जरूरी है और किसान इसको काफी तेजी से अपना भी रहे हैं। जी सर, किसान कैसे डायरेक्ट ICAR की रिकमेंडेड वैरायटीज और टेक्नोलॉजी के बारे में सही जानकारी ले सकते हैं? देखिए, किसानों को जो सही जानकारी है, हमारे जितने संस्थान हैं, उदाहरण के रूप में हमारे जो हॉर्टिकल्चर साइंस SMD हमारी है, हमारे साथ 23 इंस्टीट्यूट है। लेकिन उस 23 इंस्टीट्यूट में से हमारे 4-5 ऐसे संस्थान है जो सब्जियों पे खेती करते हैं। सब्जी में अगर आप देख लो तो सब्जी में आपका जो है, एक तो जो सब्जी की बात हम करते हैं उसमें
आलू को भी हम सब्जी में रखते हैं, जी प्याज लहसुन को भी हम सब्जी में रखते हैं। इसके अलावा जो हमारी ट्यूबर क्रॉप दूसरी है जिसमें शकरकंदी है, जिमीकंद है, ये सब भी सब्जी का ही हिस्सा है। तो इस तरह के हमारे 4-5 संस्थान हैं जो विभिन्न प्रदेशों में है, विभिन्न शहरों में है, और हमारे सारे संस्थानों की अपनी वेबसाइट होती है। जी किसानों का सबसे अच्छा तरीका है, अगर वो जानते हैं तो उस वेबसाइट को जाके विजिट कर लें, और उसमें हर वेबसाइट पे ये निश्चित रूप से हमारे संस्थान को कहा जाता है कि आप अपनी जो सबसे ज़्यादा प्रचलित प्रजातियां हैं उसके बारे में उस पर दें। और कुछ संस्थानों में हमारे सीधा ऑनलाइन बीज को भी किसान मंगा सकते हैं, ऐसी भी सुविधाएं हैं, जैसे IIVR वाराणसी में, IHR बेंगलोर में। जी इन संस्थानों में सीधा सीधा जो है किसान नेट पे जाके उस वैरायटी का चयन करे, और जितना बीज उसको मंगाना है उसको अगर वो वहाँ पे ऑर्डर कर देता है तो घर बैठे होम डिलीवरी किसानों को हो जाती है। केवल बड़े किसानों के लिए नहीं, छोटे किसान हैं, कोई अपने घर पे करना चाहता है, वो भी बीज मंगाना चाहे, इस प्रकार भी सुविधा उपलब्ध है। तो किसानों को यही मैं कहूँगा कि वो वेबसाइट का विजिट करें। अगर उनको प्याज लहसुन के बारे में जानकारी करना है तो हमारी DOGR पुणे में इंस्टीट्यूट है, पोटैटो के बारे में करना है तो CPRI शिमला है, वेजिटेबल्स के बारे में करना है तो IRI हमारा दिल्ली में है, IIVR वाराणसी में है, IHR बेंगलोर में है। इन संस्थानों की वेबसाइट पे जाके किसान कर सकता है। दूसरा, इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र है, हमारी जो भी नई प्रजातियां आती हैं हम कृषि विज्ञान केंद्र को भी सूचित करते हैं। तो उनके नजदीक अगर कोई कृषि विज्ञान केंद्र है तो वहां से भी जाके किसान उस सूचना को ले सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि नई प्रजातियां किस सब्जियों की कहाँ पे उपलब्ध है और कौन सी प्रजाति वो लगाएं, जिससे तो कृषि विज्ञान केंद्र भी एक अच्छा साधन किसानों के लिए है। जी सर, अगर किसान जब वेजिटेबल फार्मिंग शुरू करना चाहें तो आप उन्हें कौन सी 3 बातें ऐसे सलाह देना चाहेंगे कि जो वो याद रखें? किसानों को देखिए, जब भी वेजिटेबल शुरू करना है तो देखिए ये एक वैज्ञानिक उनको बहुत ज्यादा नहीं बता सकता है। किसान एक पहला तो अपना देख ले कि उनके क्षेत्र में किस प्रकार की सब्जी की मांग सबसे ज्यादा है। मांग की बात जब हम करते हैं तो हमारा है बाजार से, कि किसकी बाजार उनके क्षेत्र में किस सब्जी की ज्यादा उपलब्ध है, मांग है। दूसरा, जो प्रजातियों का चयन करें वो उनके क्षेत्र के लिए उस जो फसल उगाने जा रहे हैं जिसका फसल का चयन वो करें, जो उनके क्षेत्र के लिए जो प्रजाति जो है रिकमेंडेड की गई है उसी प्रजाति का वो चयन करें। दूसरा, इसके अलावा किसान जो है उस खेती करने से पहले किसी वैज्ञानिक से, किसी KVK से जरूर एक बार जुड़ जाए और उसके बारे में जरूर ये पूछ ले कि इसके खासकर इसके रोग के लिए, इसके कीटों के लिए कौन सी दवाइयां होती हैं, कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, कम से कम दवाइयों का प्रयोग करके कैसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लिया जा सकता है। कि किसान को 2 बातों का ध्यान जरूर रखना है, एक तो उत्पादन किसानों का बढ़ना चाहिए, दूसरा जो है किसानों की लागत कम होनी चाहिए। किसान अगर किसी वैज्ञानिक के संपर्क में रहेगा तो ये दोनों बातें किसानों को जरूर मिलेगी और जिससे उनका लाभ जरूर मिलेगा। और जो सब्जी पैदा होगी वो कम से कम जो दवाइयां हैं, जो दूसरे तरह के हम ज्यादातर रोग और कीट नियंत्रण के लिए प्रयोग करते हैं, तो उससे भी काफी बचत होगी, जिससे जो खाने वाला है उसको भी कम से कम ऐसी सब्जी का प्रयोग करेगा जो उसके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है। तो इस 3-4 बातों का किसान ध्यान रखें जो शुरुआत में सब्जी की खेती करना चाहे। सर, वेजिटेबल फार्मिंग में रिस्क कम और इनकम स्टेबल कैसे रखें, तो आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, रिस्क की जहां तक बात है तो सब्जी की खेती एक ऐसी खेती है जिसमें, और सब्जी की नहीं, हमारा पूरा कृषि जो है ना, ये हमारा मौसम आधारित है। मौसम आधारित कहने का हमारा ये मतलब है कि कभी भी किसी भी समय बारिश हो जाती है, किसी भी समय ओला पड़ जाता है, कभी ऐसे भी हुआ है कि कभी ओला पड़ गया। दूसरा, कुछ प्रकार के बीमारियां और कीट, इनका प्रकोप भी काफी जो है एकाएक बढ़ जाता है। तो किसान जब भी जो खेती करे तो इतना जरूर अपने आप को अवेयर कर ले किसी वैज्ञानिक के माध्यम से, किसी एक्सपर्ट के माध्यम से, कि जो खेती हम करने जा रहे हैं इसमें हमारे क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, कौन कौन से कीड़े आते हैं, किस मौसम परिवर्तन में या मौसम परिवर्तन के हिसाब से कौन सी प्रजातियां हैं जो अगर तापमान ज़्यादा है तो उस पर कौन सा उत्पादन ज़्यादा दे सकती है, जाड़े वाली फसल है तो उस तरह से, क्योंकि प्रजातियां बहुत विकसित की गई हैं और क्लाइमेट रिजिलेंट भी वैरायटी हमारे पास बहुत सारी हैं, बायोफोर्टिफाइड वेराइटीज हैं। तो किसानों को जिस तरह की खेती करना है उस तरह की प्रजातियों का चयन करें और जो बीमारी और कीट लगने वाले हैं आने वाले समय में
उसके बारे में ध्यान रखें और उसका कैसे बेहतर ढंग से मैनेजमेंट किया जाए जी। इसकी सारी जानकारी अगर किसान रखेगा और पहले से जो भी आवश्यक इनपुट्स होंगे, अगर कोई दवा की आवश्यकता है उसको किसान अपने पास रखे कि बीमारी जैसे ही आए उसका वो उपयोग कर सके और अपनी फसल को वो बचा सके। और दूसरा कुछ जो है पहले की सावधानियां हैं, जैसे जब खेत बनाने का काम शुरू करते हैं किसान भाई, उस समय कुछ प्रिवेंटिव दवाइयों का प्रयोग होता है, उसको भी किसान ट्राइकोडर्मा का प्रयोग होता है। बहुत सारे आजकल ऐसे दवाइयां आ गई हैं जो कि केमिकल नहीं है, बायो एजेंट्स है, उसका प्रयोग हम लोग बहुत सारे नर्सरी से लेके खेत तक बताते हैं। तो किसान भाई उस सारे के बारे में अगर अवेयर हो जाते हैं तो रिस्क उनका बहुत मिनिमाइज हो जाएगा और लाभ उनका बढ़ेगा। सर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सब्जी से रिलेटेड, मैं जब आपकी बातें सुन रही थी तो मुझे लगा सर जैसे खेती में इंसान ने सब्जी उगाई और हम देखते हैं कि जैसे कि कोई भी चीज़ मार्केट में बनती है, टूथपेस्ट हो गया, कोई भी नमक की थैली ही हो गई, सबके पास अपनी है कि वो अपना प्राइस अपना दे सकता है, लेकिन सिर्फ किसान ऐसा है जो अपनी सब्जी उगाएगा, मार्केट में देगा, उसकी सब्जी का जो प्राइस है वो मार्केट वाले लोग तय करेंगे, जिसकी वजह से किसान की हालत ही दयनीय होती जा रही है। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, इसमें देखिए दो बातें हैं। प्राइस का जो आप कह रहे हैं कि फ्लक्चुएशन जो है ये तो सब्जी में है, क्योंकि ऐसी किसी प्रकार की कोई अभी प्राविधान इस तरह से नहीं है कि किसानों, खासकर सब्जी के किसानों का जो भी उत्पाद होगा वो सरकार खरीदेगी या कोई इस तरह से फिक्स प्राइस उनकी नहीं है। तो जो मांग है ये मांग आधारित इनका जो है, किसानों जितनी सब्जी की मांग होगी उसी हिसाब से प्राइस में परिवर्तन होता है। तो किसानों की जहां तक बात है, अभी सरकार ने कुछ एक MIS स्कीम की बात पिछले 1-2 साल से कर रही है जी। और खासकर टमाटर में, ओनियन में और कुछ और फसलों में किसान के यहाँ अगर ज़्यादा उत्पादन हुआ है तो कम से कम सरकार ने ये कोशिश की है कि जहाँ पे दाम बहुत कम हो गया है वहाँ पे कोशिश की नाफेड के माध्यम से या दूसरे अन्य संस्थानों के माध्यम से भारत सरकार ने कुछ मिनिमम प्राइस उसकी रखी है और उसको पायलट स्केल पे अभी ये प्रक्रिया शुरू हुई है। तो आने वाले समय में हमको लगता है कि एक सरकार की तरफ से ये बड़ा जो पायलट के रूप में अभी ये प्रक्रिया चल रही है, इसको एक कोई मूर्त रूप दिया जा सकता है जिससे किसानों को लाभ मिले। दूसरा, कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिसको हम अगर उसकी ज़्यादा मात्रा पैदा हो गई तो उसको हम वैल्यू एडिशन या प्रोसेसिंग कर सकें। तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं हमको अपने सब्जियों में वैल्यू एडिशन करने की जरूरत है, प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने की जरूरत है। जब गट का समय आए तो वो प्रोसेसिंग में चली जाए, उनकी प्रोसेस, जैसे टमाटर का मान लीजिए मूल्य बहुत कम हो जाए तो कम से कम उसके केचप बन जाए, उसकी चटनी बन जाए। बहुत सारे, इवन टमाटो पल्प की दूसरे देशों में बहुत मांग है। तो अगर इस तरह का हम आने वाले समय में कुछ कर सकते हैं तो वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा और जो प्राइस फ्लक्चुएशन होगा, क्योंकि मांग अगर बराबर बनी रहेगी तो जो प्राइस है वो हमेशा जो है बना रहेगा। जी, अंत में एक आखिरी सवाल कि आने वाले 10 से 15 सालों में वेजिटेबल फार्मिंग का लैंडस्केप कैसे बदलने वाला है, क्लाइमेट, टेक्नोलॉजी या मार्केट के लेवल पर? नहीं, देखिए दोनों चीजें बदलने वाली है। टेक्नोलॉजी लेवल पे तो परिवर्तन काफी हो रहा है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है आज के दिन में, हम जब भी कोई अपना रिसर्च का प्रोग्राम बना रहे हैं तो 3 चीजें हम उसमें ध्यान देते हैं जी। पहला, एक तो हमारे सारे प्रोग्राम जो होते हैं ये फार्मर सेंट्रिक होते हैं। फार्मर्स हमारे बीच में होता है और उसके हिसाब से ही हम सारे प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। दूसरा हमारा है कि जो डिमांड, जो मांग है वो बाजार की मांग है, वो कंज्यूमर की मांग है। क्योंकि सब्जी में अगर आप देखिए तो सब्जी में दूसरे फसलों की तरह नहीं है। यहाँ पे आप 2 तरह की सब्जी आप देखते होंगे, अलग अलग सब्जी का अगर ढेर रख दिया जाए, लौकी ही मार्केट में आप देखिए 4 दुकानों पे रहती, 4 तरह की होती है। 4 तरह। कंज्यूमर जब जाता है तो उसको जो सबसे ज्यादा आई अपीलिंग होती है, जो उसको आंख से देख के जो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, कंज्यूमर वही खरीदना चाहता है। तो कंज्यूमर की भी आज के समय में एक डिमांड है, किसान की भी अपनी एक डिमांड है। तो हमारा जो प्रोग्राम बनता है वो फार्मर सेंट्रिक होता है। दूसरा डिमांड ड्रिवन होता है, जो मांग आधारित हो। तीसरा जो है, जो भी हम काम कर रहे हैं वो हमारा
साइंस बेस्ड एविडेंस उसमें होना चाहिए। जी। हम कह रहे हैं कि ये चीज आप करेंगे तो ये इससे अच्छा होगा, तो वो हम उसको साइंस से प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो जो आपका बेसिकली प्रश्न है कि आने वाले समय में, तो हमारा सबसे ज्यादा सब्जियों और फलों की अगर हम बात करें, खासकर सब्जियों के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो जैसे हम सब्जी की बात करते हैं तो हमारा होता है कि पोषक तत्व तो हमको जब भी सब्जी खाएंगे, और डॉक्टर भी कहता है कि आप अपने खाने में हरी सब्जियों का प्रयोग करें, या ओवरऑल सब्जी का प्रयोग आप 60 से 70% अपने खाने में रखिए। अपनी थाली को जितना हरा पीला नीला आप रख सकते हैं वो आपके लिए ज्यादा, जिसको हम सतरंगी थाली की बात करते हैं। तो सतरंगी अगर आपको थाली को बनाना है तो सब्जी फल के अलावा दूसरा आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो आज के समय में हमने बायोफोर्टिफाइड पे रिसर्च शुरू किया है, कैसे हम अपनी सब्जियों में ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्वों को बढ़ा सकें। और हमारे हॉर्टिकल्चर में अगर आप देखेंगे तो लगभग 18 सब्जियों का इस तरह से हमने विकसित भी कर दिया है, जिसमें सब्जी भी है और फल भी है। तो आप देखिए, तो हमने शुरू कर दिया है इस तरह के काम कि आने वाले समय में तो बायोफोर्टिफाइड करना है कि आदमी कम से कम खाए तो ज्यादा से ज्यादा उसको उसमें पोषक तत्व की मात्रा मिल सके। दूसरा हमारा क्लाइमेट रिजिलेंट पे काम है। बढ़ते हुए तापमान पे अगर इवन पानी भी भर जाए तो इस तरह के भी हमारे पास टेक्नोलॉजीज, खासकर टमाटर में हम ऊपर का तना टमाटर लेते हैं, नीचे बैगन लेते हैं, तो ग्राफ्टिंग पे भी हम काफी काम कर रहे हैं। और ग्राफ्टिंग से भी हम जैसे बहुत सारे जो जमीन में हमारी डिजीज होने वाले बहुत सारे माइक्रोब्स हैं उनसे लड़ाई कर सकते हैं। दूसरा जो है पानी ज़्यादा भर जाता है, एकाएक बरस जाता है, उससे हम कर सकते हैं ज़्यादा तापमान पे। तो ऐसे बहुत सारे जो क्लाइमेट रिजिलेंट की बात है, जितने उसके अवयव हैं सब पे हम काम करना शुरू कर दिए। तीसरा जो है नई तकनीकी जो है, खासकर जो क्रिस्पर-cas9 है जिसको हम जीनोम एडिटिंग कहते हैं, तो एक ऐसी तकनीक का प्रयोग भी हम शुरू कर दिए हैं। लगभग हम अपने 17 विभिन्न फसलों पे हॉर्टिकल्चर में, जिसमें से हमारे कम से कम 7 से 8 जो है वो सब्जी की फसलें हैं, मसाले भी उसमें है हमारे। तो हम जीनोम एडिटिंग भी काम कर रहे हैं, जो ऐसी समस्याएं हैं, कुछ बीमारियों की, कुछ कीड़ों की, इवन हम कुछ सब्जियों में विटामिन डी की भी मात्रा को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि विटामिन डी सब्जियों में नहीं मिलता है। तो आलू अगर आप देख लीजिए, टमाटर देख लीजिए, तो हर आदमी उसको ज्यादा से ज्यादा खाता है। अगर उसमें हम विटामिन डी को बढ़ा दें तो खा तो हम टमाटर रहे, बाकी चीजें हमको मिलेंगी, विटामिन डी अलग से हमको मिल जाएगा। तो इस तरह के भी आने वाले समय के लिए हमने शोध शुरू किया है, जिसका किसी दूसरे माध्यम से हम उस चैलेंज को नहीं कर पाते हैं, उसको हम नई तकनीकियों के माध्यम से करने की कोशिश कर रहे हैं। ये है। तीसरा हमारा है कि कैसे कम से कम दवाइयों का प्रयोग करके, कम से कम जो है फर्टिलाइजर का प्रयोग करके, जिनको हम कहते हैं कि अपनी इनपुट एफिशिएंसी को हम कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ा के किसानों के उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं और उनकी लागत को कम करें। इसके अलावा तीसरा अगर आप देखें तो हम नेचुरल फार्मिंग पे भी बहुत सारे में हम डेटा जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ क्षेत्रों में नेचुरल फार्मिंग जो हमारे खासकर सब्जियों में, एनईएच रीजन में, पहाड़ों में बहुत सारी जगहों पर नेचुरल फार्मिंग हो रही है। तो उसमें हम साइंटिफिक इनपुट्स देने की कोशिश कर रहे हैं, साइंटिफिकली उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों को इसके माध्यम से कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल पाएगा। दूसरा हमारा जो खाने का एक तरीका है पूरे अपने केवल भारतवर्ष में नहीं दूसरे जगहों पे, तो वेजिटेबल्स को कैसे हम एग्री फूड सिस्टम्स में कैसे ले जा सके कि आप जो खाना खा रहे हो उसमें उस पूरे फूड सिस्टम का हम कैसे एग्रीकल्चर फूड सिस्टम में कैसे वेजिटेबल्स अवयव को ज्यादा से ज्यादा कर सके। तो आने वाले समय में हमारा मुख्य जो है फोकस इन्हीं 4-5 बातों पे है। सर, आपने बहुत उपयोगी चर्चा हमारे साथ की, उसका आपसे दिल से धन्यवाद। और ये निश्चित है कि हमारे श्रोताओं को, किसानों को, युवाओं को इससे ज़रूर अवेयरनेस मिलेगी, वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकेंगे और कृषि के क्षेत्र में किसान भी आगे बढ़ सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।